चलो बाबू लोग, हाँ तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैरियर एकेडमी कुंडा के इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। बाबू लोग, मेहमान सर आपका केमिस्ट्री टीचर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं बाबू कि आपको जहां तक मैंने बताया है कि 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने 2 टॉपिक ऑलरेडी मैंने पहले करवा दिया है, जिसमें पहला है हमारा मूललता, मूलरता, मूल प्रभाज, और दूसरा टॉपिक हमारा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और तीसरा जो हमारा टॉपिक था बाबू वो था क्या, राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएं। ये आप जाकर देखोगे जो मैंने पहला वीडियो जिसमें 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने बात किया है, उसमें आपको चीजें अच्छे से जाकर मिल जाएंगी। भैया देखो 70 में 70 नंबर पक्के, बोर्ड परीक्षा में पक्का यहीं से आएगा। लेक्चर नंबर 3 है विलियन चैप्टर का, तो क्लास 12 के बच्चे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें बबुआ लोग, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दें एक बार बढ़िया से अपने व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप गुस्सा आ जाएगा, नहीं शेयर करोगे व्हाट्सएप गुस्सा आ जाएगा। बाबू शेयर करो, शेयर करने के बाद आराम से वीडियो में आओ, जुड़ जाओ और वीडियो को देखो। एकदम राउल्ट का नियम अभी दिमाग में एकदम धांस देंगे। आज के बाद राउल्ट नियम पे आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें हम आपको क्या करेंगे, क्योंकि वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान जो होता है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है, आपको पहले दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। तो वही चीज सेम यहाँ पर भी है, थोड़ा सा चेंज है। न्यूमेरिकल आप इसी बेस पर है, तो न्यूमेरिकल आप बबुआ लोग लगाओगे, जो दिक्कत आएगी कमेंट बॉक्स में आप पेस्ट कर दीजिए कमेंट, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हाँ भैया चलो देखते हैं कि ये जो हमारा राउल्ट का नियम है ये कहता क्या है। राउल्ट का नियम कहता है भैया देखो, इस नियम के अनुसार ध्यान दीजिएगा, किसी विलायक में सुनिएगा, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, भैया सुनिएगा पहले मैं आपको बताऊंगा अवाष्पशील। अब आप समझो पहले 2 चीजें होती हैं, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन्स होता है जिसमें वाष्प निकलता है, और नॉन वोलाटाइल वो होता है जिसमें वाष्प नहीं निकलता। वाष्पशील अवाष्पशील, ठीक है। तो हमको भैया क्या करना है कि किसी विलायक में हमको कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य, नॉट अपघट्य, विद्युत अनपघट्य। अब विद्युत अनपघट्य का मतलब समझ ले बाबू क्या होता है। विद्युत अनपघट्य का मतलब होता है कि जो आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं। विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो आयनों में जल में घुलकर आयनों में क्या हो जाए, टूट जाएं, उसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। और ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में नहीं टूटते हैं उसे बोलते हैं विद्युत अनपघट्य पदार्थ। तो हमको ऐसे पदार्थ मिलाना है जो क्या हो, विद्युत अनपघट्य हो, आयनों में बिल्कुल वो टूटे ना, ठीक है भैया। अनपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये हमारा राउल्ट का नियम है। एक बार फिर समझो बाबू, ध्यान दो, फोकस रहो यहीं पर। क्या है भैया, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य, किसी विलायक में अगर आपको समझाना चाहूं बाबू, देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक बीकर ले लेता हूं, और ये है हमारा क्या, इसमें हमारा मिला हुआ है विलायक। कहा है बाबू, विलायक है ये, ठीक है। अच्छा ये विलायक है, इस विलायक में आप क्या कर रहे हो, आप करोगे क्या, इसमें आप कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ मिलाओगे, ठीक है ना। जो पदार्थ मिलाओगे वो क्या होगा, अवाष्पशील होगा, और क्या होगा, विद्युत अनपघट्य होगा। क्या होगा बाबू, विद्युत अनपघट्य, विद्युत अपघट्य नहीं, विद्युत अनपघट्य पदार्थ जो आयनों में टूटेगा नहीं। तो क्या होगा भैया, घोलने पर विलयन, अब जैसे आप ये जो अवाष्पशील पदार्थ मिलाए, ये हो गया विलेय और ये था विलायक। आपको पता है कि जब विलेय प्लस विलायक 2 चीजें मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। तो ये बन गया है विलयन। क्या बन गया भैया, विलयन। घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन
मोल प्रभाज के बराबर होता है। आओ बाबू आपको एक एक बात समझाता हूं अच्छे से, इसका आपको काम नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं और इसको मैं एकदम डिटेल में आपको राउल्ट का नियम अच्छे से समझाता हूं। एक बार चलो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलो। आप लोग क्या बोलोगे? आप कहोगे कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो क्या होता है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है। ठीक है भैया, आओ इसको मैं आपके सामने पहले लिखता हूं। क्या होता है भैया? विलयन, ध्यान देना भैया, विलयन का, देखोगे विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है किसके? विलेय के मोल प्रभाज के। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। हाँ भैया चलो फार्मूला बनाते हैं इनका। एक मिनट बाबू, एक मिनट। क्या किया जाएगा? इनका फार्मूला बनाया जाएगा। चलो कहाँ थे भैया? हाँ हम यहाँ पे थे। तो विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है? आप इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हो। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू विलेय के मोल प्रभाज। विलेय जो होता है वो स्मॉल n को बताता है। अब जो मोल प्रभाज निकालते हो आप, तो आप निकालते हो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो फिर विलेय के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हो। ये जो राउल्ट का नियम है भैया, ये किसके लिए काम करता है? ये काम करता है तनु विलयन के लिए। सांद्र विलयन के लिए बाबू ये काम नहीं करेगा, तनु विलयन के लिए काम करेगा। तो तनु विलयन के लिए होता क्या है? ये जो स्मॉल n है, मतलब कि जो हमारा क्या है बाबू, ये जो हमारा क्या बोलते हैं स्मॉल n है, या अगर मैं बोलूं ये जो विलयन है n प्लस n मतलब स्मॉल n प्लस कैपिटल n। स्मॉल n का है बाबू? स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या को बताता है, कैपिटल n विलायक के मोलों की संख्या को बताता है। कहने का मतलब यहाँ पर बना है जो ये है विलयन का मोल। क्या है? विलयन का मोल। अब किसके लिए भैया हम बात कर रहे हैं? तनु विलयन के लिए। तो भैया जब तनु विलयन के लिए हम बात करते हैं तो ये जो n प्लस n का मान है ये कैपिटल N के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कैपिटल N के। कहने का मतलब ये जो स्मॉल n है ना, स्मॉल n का मान यहाँ पर बिल्कुल भी नगण्य मान लिया जाता है। चलो नए पेज में चलते हैं तो मैं आपको समझाता हूं। आपका सूत्र बना था P0 माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n प्लस स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक भैया, आओ इसको मैंने आपको बता दिया कि किसके लिए काम करेगा। ये काम करेगा तनु विलयन के लिए। तो तनु विलयन के लिए क्या होता है? ये जो n प्लस n का मान है किसके बराबर हो जाता है? कैपिटल N के बराबर हो जाता है। भैया स्मॉल n का है, देखो यहीं पर लिख देता हूं। स्मॉल n जो होता है ये होता है मोल, और मोल बराबर होता है, देखो समझो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है ना? भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। इसको बोलते कहाँ है बाबू? मोल। तो मोलों की संख्या कैसे निकल जाती है? मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार। ये जो इस कैपिटल N है ये भी मोल है, ये भी मोल है, और इसके बराबर भी क्या हो जाएगा? इसके बराबर भी हो जाएगा भार बटे अणु भार। अब भैया एक एक बात मैं आपको समझा दूं। ये स्मॉल में है तो भार को डिनोट करते हैं WB से, स्मॉल WB। अणु भार को स्मॉल MB से। अब यहां पर देखो ये कैपिटल में है ना, कैपिटल में n, तो कैपिटल WB अपॉन कैपिटल स्मॉल b, यही इतना डिफरेंस आपके सामने आएगा। तो आओ बाबू यहां पर रख देता हूं। अब जब मैं यहां पर रखूंगा तो एक एक बात को आप अच्छे से देखते रहना। P0 माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n की जगह पर रखोगे स्मॉल w बटे स्मॉल m, फिर पूरे के बटे में कैपिटल WB
अपॉन कैपिटल एम बी। ठीक है भैया। अब आपको पता है ये दोनों किसको बताते हैं, ये दोनों बताते हैं विलेय के मोलों की संख्या, ये दोनों बताते हैं विलायक के मोलों की संख्या को। जब बटे के नीचे बटा हो तो संख्याएं ऊपर जाती हैं तो पलट जाती हैं। तो यहां से बनेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बराबर, ये आपका बनेगा भैया डब्ल्यू बी बटे एम बी, गुणे का चिन्ह लगाओगे, एम बी ऊपर जाएगा क्योंकि ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम बी और बटे कैपिटल डब्ल्यू बी। ये जो है बाबू, ये जो बन के आपके सामने आया है, यही होता है राउल्ट का नियम। क्या होता है बाबू? राउल्ट का नियम। ठीक है। अब एक एक चीज को आपको जानना भी है, इसमें कौन सी चीज क्या है। चलो कितनी चीजें लिखी हैं, एक तो लिखा है पी नॉट, क्या लिखा है भैया? पी नॉट। फिर एक लिखा है पी एस, फिर ये भी पी नॉट होता है आपका। ठीक है। फिर लिखा है स्मॉल डब्ल्यू बी, फिर स्मॉल एम बी, फिर कैपिटल डब्ल्यू बी और कैपिटल एम बी। चलो सबका एक एक का मतलब जान लो क्या होता है भैया। जो पी नॉट होता है ना, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है। ये जो पीएस होता है, ये पीएस होता है भैया विलयन का वाष्प दाब। क्या होता है बाबू? विलयन का वाष्प दाब। ठीक है। डब्ल्यू बी क्या होता है? डब्ल्यू बी होता है विलेय का भार, विलेय का भार। एम बी का होता है, एम बी होता है विलेय का अणुभार। एक एक बात ध्यान से सुनते रहना बाबुआ, विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू बी का होता है, ये होता है विलायक का भार, विलायक का भार। और कैपिटल एम बी का होता है विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। तो एक एक बात मैंने आपके सामने एकदम अच्छे से जैसे भी हो सका मैंने एक एक बात को आपके सामने लिख दिया है। ठीक है बच्चों। आइए अब आपको करना क्या है कि यहीं पर आपका राउल्ट का नियम अगर पूछेगा तो यहीं पर खत्म, लेकिन अगर उसकी सीमाएं पूछेगा तो हम और आगे चलेंगे और इसकी सीमाओं के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी सीमाएं कहां पर हैं। कहां गया भैया मेरा राउल्ट के नियम की सीमाएं, कहां चली गई? हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। 1 मिनट का समय दो बाबू, 1 मिनट का, 1 मिनट का समय दो। मैं आता हूँ इंपोर्ट में विब इन पीडीएफ, उसके बाद मैं चलूँगा बाबू कहाँ पर? नोट्स में। नोट्स में हमारा होगा, कैंसिल करता हूँ, इंपोर्ट में आए और उसके बाद विब इन पीडीएफ में आए, डाउनलोड मैंने किया है, डाउनलोड पर आए और टेलीग्राम पर गया और उसके बाद राउल्ट का नियम ये है भैया, ओके मैंने किया। तो ओके करने के बाद ये देखो, देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, कहाँ गया भाई? हाँ ये है ना, बिल्कुल। चलो आपको यहीं पर समझा देता हूँ क्या मतलब है, बहुत दिमाग खराब करने का, अच्छे से देख लो समझ लो। ठीक है। ये क्या है बाबू? ये है हमारा राउल्ट के नियम की सीमाएं। ध्यान से सुनना क्योंकि नोटपैड मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो मैं इसको पीडीएफ से ओपन किया हूं, अच्छे समझना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो राउल्ट के नियम की सीमाएं, पहला है यह तनु विलयन पर लागू होता है। मैंने पहले बता दिया कि जो राउल्ट का नियम होगा ये तनु विलयन के लिए ही लागू होगा और किसी के लिए आप लागू नहीं कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, यह विद्युत अनपघट्य के पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। विद्युत अपघट्य ले लोगे तो नहीं होगा, क्या लोगे? विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य का मतलब जो आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है ना। चलो और देखो इसके बाद क्या है? ओ माय गॉड यार, मैंने मच्छर मार डाला यार, सॉरी यार, मौत हो गई दे ससुरा, आज एक मर्डर हम कहीं डाए यहाँ। कोई बात नहीं। चलो बच्चों, बैठा था, मुझे लगा कुछ बैठा हुआ है और इसकी मौत हो गई, कोई बात नहीं। चलो तीसरा देखो, यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है, वाष्पशील पदार्थ पर लागू नहीं होगा, अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होगा। और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है इसमें ताप स्थिर होना चाहिए। ताप अगर आप बदले तो काम खत्म,
राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा। राउल्ट का नियम काम कब करेगा? जब भैया ताप क्या होगा? स्थिर होगा। बात समझ गए ना? 4 ठो सीमा है, यही 4 सीमा लिख कर आना भैया। 2 नंबर में पक्का ही क्वेश्चन पूछेगा राउल्ट का नियम आपसे। पहला क्या है? राउल्ट के नियम की सीमा में यह तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा क्या है? यह विद्युत अनपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। तीसरा क्या है? यह आवासशील पदार्थ पर लागू होता है। और चौथा क्या है? इसमें ताप स्थिर होना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, थोड़ा बैक आता हूं और बैक आने पर मैं आपको आपके सामने यहीं पर लिख देता हूं चीजों को, एक बार आप क्योंकि अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, हमारे साथ साथ आप लोग कॉपी खोल लीजिए और लिखिए। चलिए मैं लिखता हूं। ठीक है, हर एक बात को लिखेंगे और हर एक बात को लिखने के लिए क्या है भैया, हमारी हेडिंग जो बनेगी वो बनेगी राउल्ट के नियम की सीमाएं। 4 सीमा आपने पढ़ा। पहली सीमा आपने क्या पढ़ा? देखो हर एक बात को आप यहीं से कोरिलेट करते हुए चलना। जो पहला पॉइंट आपने लिखा था, देखो क्या था कि भैया विलायक में कोई आवासशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो आपने लिखा था तनु विलयन के लिए ना? हाँ, तो चलो लिख दो भैया। यह नियम किसके ऊपर लागू होता है? तो यह नियम तनु विलयन के लिए ही, क्या हो रहा है यार, तनु विलयन के लिए ही लागू होगा। पहला हो गया। दूसरा क्या लिखोगे बाबू? दूसरा ये लिखोगे कि इसमें जो आप पदार्थ लोगे वो पदार्थ कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील पदार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवाष्पशील। इसमें जो पदार्थ होगा वो क्या होगा? अवाष्पशील पदार्थ होना चाहिए। अगर आपने भैया क्या किया, कोई वाष्पशील पदार्थ ले लिया तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? अवाष्पशील पदार्थ होना चाहिए। तीसरा क्या लिखोगे? वो जो पदार्थ लोगे आप वो कैसा होगा? वो होगा विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य पदार्थ होगा। ठीक है बच्चों, विद्युत अनपघट्य पदार्थ होगा। चौथा अच्छा क्या लिखोगे? चलो आओ देख लेते हैं एक बार। चौथे के लिए हम क्या लिख सकते हैं भैया? चौथे के लिए कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे? पहला तो हो गया तनु विलयन के लिए। दूसरा क्या दिख गया भैया? दूसरा हमारा क्या दिखा? चलो एक बार पहले आओ देख लेते हैं। तो इसी पर क्या क्या हमने लिखा है? हमने लिखा है भैया कि यह नियम तनु विलयन के लिए ही लागू होगा। दूसरा हमने लिखा कि पदार्थ अवाष्पशील होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? विद्युत अनपघट्य पदार्थ होना चाहिए। चौथा भैया लिख दो कि जो ताप होना चाहिए, ताप स्थिर होना चाहिए। ताप स्थिर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, आज थोड़ा पीपीटी मेरी डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से मैं परेशान हो जा रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे होगे। अपना प्यार और अपना सपोर्ट बबुआ बनाए रखना। ठीक है? हाँ, यही 4 पेज है। ठीक बाबू, इतना ही है। और आज की वीडियो में बस इतना रखेंगे। न्यूमेरिकल इस तरीके का मैंने दूसरे वाले वीडियो में करवा दिया है, देख लेना, कर लेना। कोई दिक्कत आएगी बाबू तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है ना? राउल्ट का नियम बाकी यही है। एक बार फटाक से रिवीजन करवा देता हूं बाबू, समझ लो, आओ देख लो चीजों को। क्या है भैया कि राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। फार्मूला पूरा आपका जाकर क्या बनेगा? फार्मूला आपका बनेगा P0 - PS/P इज इक्वल टू WB बटे MB गुणे MB अपॉन WB। ठीक है? ये पता नहीं क्या हो जा रहा है यार, एकदम अजीब टाइप का बिहेव हो रहा है इसमें। चलो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। अपना प्यार बनाए रखिएगा बाबू। ठीक है? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।